बहुत बहुत शुक्रिया कैसर खालिद साहब, और आप सबका बहुत इस्तकबाल। आप सब आए। एक बहुत जैसा कि हमारे प्रेसिडेंट जश्न अदब ने बताया कि बहुत अहम एक मौजू पे हम गुफ्तगू के लिए यहाँ आज इकट्ठा हुए हैं। मैं उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के निदेशक के हैसियत से इस प्रोग्राम की शुरुआत करने की आप सबसे इजाज़त चाहता हूँ। और जैसे कि कैसर भाई ने बताया कि हम लोगों का आज जो टॉपिक है, आज जो गुफ्तगू का, वो है कि जो हमारी ज़बान का ज़वाल हो रहा है, ख़ास तौर से सिनेमा और मीडिया के हवाले से, आज उस पर हम बातचीत करेंगे कि क्या वाकई ज़वाल हो रहा है, जो गिरावट आ रही है, या ये हमारी एक अपनी एक सोच है कि हाँ गिरावट आ रही है, हम किसी पैरामीटर पे, किसी एक कसौटी पे उसको देख रहे हैं। इन सब बातों पे करेंगे और उम्मीद ये है कि आप सब लुत्फ़अंदोज़ होंगे इस गुफ्तगू से, और कुछ ना कुछ हम हासिल करके जाएंगे। और कोई बामानी इससे एक कोई भी गुफ्तगू बामकसद होती है, और इस गुफ्तगू का मकसद भी है कि कुछ हम एक अच्छा पॉजिटिव लेके जाएं, और अगर कुछ ख़राबी इसमें आ रही है तो उसकी तरफ ध्यान दिया जाए, और अगर कोई ख़राबी नहीं आ रही है तो फिर कोई बात ही नहीं है, फिर तो किसी गुफ्तगू की ज़रूरत ही नहीं है। तो सबसे पहले मैं बात की शुरुआत करना चाहूँगा, जैसा कि अभी कैसर भाई ने कहा कि उम्र के लिहाज से भी, और एक बहुत इस बर्रे सगीर के एक अगर कहा जाए कि सबसे मोतबर शायर के रूप में अगर हम किसी को जानते हैं तो वो जनाब फ़रहत एहसास साहब हैं, और मेरे उस्ताद भी हैं शायरी के। तो सबसे पहले फ़रहत साहब की तरफ मुखातिब होते हुए, सर पहला सवाल यही है कि क्या वाकई जो हम लोग बात कर रहे हैं कि ज़वाल सिनेमा के ज़बान में और मीडिया की ज़बान में आया है, क्या वाकई गिरावट है? आप फील करते हैं? आपसे गुजारिश ये है कि क्या सिनेमा में आपको लगता है कि ज़बान का ज़वाल आ रहा है, या पहले की वक्त की जो ज़बान थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी, उसमें बहुत तहारत थी, बहुत पाकीज़गी थी, और अब इधर कुछ गिरावट आई है? बहुत बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले तो मैं किश्वर नाहिद साहबा, शकील जादिब साहब और वो नदीम साहब कहाँ हैं, आपका इस्तकबाल करता हूँ कि आप इतनी मुसीबतें उठा के यहाँ तशरीफ़ लाए। तो ये हमारे रंजीत साहब जो हैं वो मुशायरे से पहले दिमाग को थोड़ा सा सरगर्म करने की कोशिश करते हैं, और कोई ना कोई ऐसा मौजू हमारे सामने लाते हैं जिस पे हम लोग अपने जहन को थोड़ा सा उसमें उथल पुथल करें। तो ये असल में ये सवाल जो आपका है, ये इसमें कई पहलू हैं। तो ये ज़बान का सारा मामला हमारे यहाँ वो मुल्क की तकसीम के बाद शुरू हुआ है। लेकिन सिनेमा जो है वो सबसे पहले बेस था लाहौर में, और वहाँ पर उस वक़्त जो ज़बान जो आई हमारी फ़िल्मों की, वो पारसी थिएटर से आई, और उस ज़माने में जो थिएटर था हमारा, इसमें आगा हाश कश्मीरी जैसे लोग, और उस वक्त जो उर्दू ड्रामा था और शायरी थी, तो शायरी और ड्रामा बिल्कुल एक दूसरे के हलीफ थे। तो वहाँ से एक ज़बान हमको मिली, और उसमें शायरी की जितनी भी का मुहावरा पूरा, उसकी पूरी रवायत और उसकी सारी जमालियात, वो सब फ़िल्मों में आई। तो उस वक़्त ये कोई ऐसा दबाव नहीं था जहन पे कि आपके जो ऑडियंस है आपका, वो ज़बान कम जानता है, और जो एक्टर्स हैं या डायरेक्टर्स हैं या नगमा निगार हैं, उनकी ज़बान अलग है। तो ये जो दूरी पैदा हुई अब नज़र आती है, वो सनवियत उस वक़्त नहीं थी। उस वक़्त एक मुस्तहकम और एक मजबूत ज़बान की जो बरादरी थी वो मुस्तहकम थी, गैर मुनक़सिम थी। तो फ़िल्म में कहानी जो लिख रहा है, जो स्क्रिप्ट लिख रहा है, जो गाने लिख रहा है, जो म्यूज़िक कंपोज कर रहा है, वो सब एक ही ज़बान में रचे बसे हुए थे, और जो देख रहा है फ़िल्म को वो भी उसी ज़बान से
तो वो जो कम्युनिटी थी, लिंग्विस्टिक कम्युनिटी और अदबी जो बरादरी थी, वो तकसीम नहीं हुई थी 2 हिस्सों में। तो उस ज़माने में आप देखिए कि सारा जो उस वक़्त के अहम शुअरा थे वो शायरी भी अपनी इनकी साथ थी और नगमा निगारी फिल्मों के अंदर गीत भी लिख रहे हैं। स्क्रिप्ट राइटर्स जो हैं वो भी बहुत अहम जो उस वक़्त के मुसन्निफ़ीन थे वो थे। हमारे यहाँ उसके बाद एक ये जो एक तक़सीम का सिलसिला हुआ, उसमें बहुत सा हिस्सा, बहुत से एक्टर्स और डायरेक्टर्स और स्क्रिप्ट राइटर्स वो वहाँ रह गए और बॉम्बे में आ गए, फिल्म इंडस्ट्री जो है उसका मरकज़। अब शुरू में जो एक 20-25 साल आप देखिए कि 70s तक जो हमारे यहाँ मजरू सुल्तानपुरी, साहिल लुधियानवी, कैफ़ी आज़मी, जानिसार अख्तर, ये सारे जो उस वक्त के बहुत मुमताज़ शायर थे। उसके साथ ही नशूर और बहुत से, जोश साहब ने भी 2-1 गाने लिखे। और इस तरह से उस वक़्त के जितने भी मुमताज़ लोग थे, उस वक़्त ये नहीं था कि फ़िल्मी शायरी जो है वो कोई ऐसी चीज़ है जो अदबी शायरी से बिल्कुल अजनबियत रखती हो या उससे उसका कोई बिल्कुल अनबन का मामला हो। तो अब हम ये देखते हैं कि उस वक़्त हमारी, मैं तो ये समझता हूँ कि 60s का पूरा जो डिकेड है हमारा, उसमें जो मजरू साहब के और ये ताहिर के और ये जो शकील के ये गाने, वो हमारी जो जमालियाती लाशूर है, मेरा कम से कम मैं तो कह सकता हूँ कि उसका हिस्सा है। उसमें उसकी बहुत बड़ी अब उसमें कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क, आप उस ज़माने में जो गीत लिखे जा रहे थे या स्क्रिप्ट के लेवल पे आप देखिए कि स्क्रिप्ट प्योरली खालिसतन उर्दू ज़बान थी, उसमें खाली मुफर्रद ज़बान भी होती थी। 30s, 40s, 50s, 60s, 70s तक ये ज़बान ऐसी चली है जिसमें बहुत किसी किस्म की कोई कंप्रोमाइज़ नज़र नहीं आता है हमें कि जो ऑडियंस है वो अलग हो गए हों और जो लिखने वाले हैं वो किसी और जगह हों। तो उनके अंदर एक मीटिंग पॉइंट था, एक कदर मुश्तरक थी जिसकी बुनियाद पर वो कम्युनिकेट करते थे, कम्युनिकेट भी करते थे, अपना इजहार भी करते थे। तो ये दोनों चीज़ें मुख्तलिफ हैं। अदब में तो हम कम्युनिकेशन तो बहुत दर पर्दा, बहुत रूपोश शक्ल में होता है, तह में होता है। बुनियादी बात तो ये होती है कि अदीब जो है वो अपने तजुर्बे का इजहार कर रहा है, ज़बान उसका ज़रिया होती है। तो वहाँ पर कम्युनिकेशन कितना होता है, किस सतह पर होता है, वो उस शायरी, शेर या नज़्म या अफसाना जो आप लिख रहे हैं उसके अपने मौजू के ऊपर भी होता है और वो किस तरह से आपने उसको बरता है। लेकिन कम्युनिकेशन का सवाल इधर 20-25 साल में पैदा हुआ है, जब हमारे यहाँ अगर उर्दू की बात आप करें तो चूँकि उर्दू की तालीम उस तरह से जो तसलसल था उर्दू की तालीम का वो ख़त्म हुआ, तो आम एक तो ये हुआ कि आम जो पढ़ने वाले हैं ज़बान, जो बोलने वाले हैं ज़बान को, तो अब वहाँ पर उर्दू की पूरी रवायत, पूरा मुहावरा और जिस तरह से हमारी ज़बान पिछले 500-600 साल में तश्कील पाई है, उसकी पूरी विरासत हमारे यहाँ नहीं पहुँच सकी। तो वो एक खला पैदा हुआ, बीच में एक गैप पैदा हुआ और उस वक़्त कम्युनिकेशन का सवाल आया कि आप ज़बान को बहुत सहल बना के, ताकि लोग जो हैं वो समझ सकें उस चीज़ को, ये शराइत आयद करनी शुरू हुई, की जाती रही लोगों के ज़रिए। अब वहाँ तक तो 20-25 साल पहले तक तो ये बात थी, लेकिन अब इधर जो सूरत हाल हमारी है ज़बान की फ़िल्म में, तो और फिल्म के अलावा बाहर भी पूरे माशरती सतह पर आप देखें तो मुझे लगता है कि अब ज़बान की लोगों को ज़रूरत है ही नहीं। मतलब हिंदी भी आप देखें, हिंदी अपनी जिसे हम हिंदी ज़बान कहते हैं, उर्दू जिसे हम उर्दू ज़बान कहते हैं, जैसे हम रिकग्नाइज़ कर सकते हैं कि ये ज़बान उर्दू है या ये हिंदी है, आप उनको वाज़े तौर पे
पहचान सकते हैं। लेकिन आज जिस तरह से बाज़ारों में, घरों में और दानिशगाहों तक में जो ज़बान इस्तेमाल की जाती है, उसमें उसका मकसद हमें सिर्फ ये नज़र आता है कि आपको अपनी बात कहनी है सिर्फ। अब आप इसके लिए ये बात आपकी ज़रूरियात में शामिल नहीं है कि ये ज़बान कौन सी ज़बान हम बोल रहे हैं। आपको अगर ब्रज का कोई लफ्ज़ मिल रहा है तो वो ब्रज का इस्तेमाल कर रहे हैं, अवधी का मिल रहा है अवधी का, पंजाबी का मिल रहा है पंजाबी कर रहे हैं, अंग्रेज़ी का मिल रहा है तो अंग्रेज़ी कर रहे हैं। तो इस वक्त हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हम कोई ज़बान बोलते हैं, और जो हम बोलते हैं वो ज़बान है या नहीं है, और क्या हमें ज़बान की ज़रूरत है या नहीं है। ये एक सवाल पैदा हो गया है, और ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी है और फिल्म में भी है। तो इसके सिलसिले में मैं बहुत सोचता हूँ जब मैं, तो बहुत से सवालात पैदा होते हैं जिनका बज़ाहिर तो कोई जवाब अभी तक है नहीं, लेकिन इस पर हम और मज़ीद गौर जारी रख सकते हैं। फरस साहब, एक चीज़ ये भी हम लोग देखते हैं कि पुराने ज़माने में जो आपका सिनेमा है, तो उसमें कृष्णचंद्र हों, राजेंद्र सिंह बेदी हों, मंटो हों, ये इस तरह के, या हिंदी के भी जो अदीब थे, जो साहित्यकार थे, वो सिनेमा में थे। और इधर धीरे धीरे जो खालिस अदीब हैं, जो साहित्यकार हैं, वो उससे गुरेज करते चले गए सिनेमा से। तो क्या ये भी एक वजह है हमारी जो ज़बान उसमें जिसको डाउनफॉल कहें, जो डिके हुआ या जो खराबियां आई हैं, और इसकी वजह क्या आपकी नज़र में है कि ऐसा क्यों हुआ कि सिनेमा से इतना गुरेज होने लगा कि जो संजीदा साहित्यकार हैं, जो अदीब हैं, जाहिर सी बात है कि उनके काम अगर उनमें जा रहे होते और वो जो स्क्रिप्टिंग और सारी चीज़ें, लिरिसिस्ट हमारे शायर जा रहे होते, तो शायद ये स्थिति ना आती जिस पे हम लोग बात कर रहे हैं। तो क्या आपको ये लगता है कि जो साहित्यकार हमसे दूर हो रहे हैं, उसकी वजह क्या है? देखिए, पहली तो ये है कि अब आजकल जो गाने हम सुनते हैं रेडियो पर, टेलीविज़न पे, फिल्मों में, तो ये पूरा जो मैकेनिज्म था पहले नगमा निगारी का, गीत लिखने का, तो उसमें बड़े बड़े जो म्यूजिक डायरेक्टर थे, शंकर जयकिशन या रवि या ओ.पी. नैयर और नौशाद साहब और सारे लोग, तो एक शायर और म्यूज़िक डायरेक्टर दोनों का एक यूनिट होता था कि अगर किसी फिल्म में सिचुएशंस हैं, उनको बता दिया डायरेक्टर ने कि ये सिचुएशंस हैं, उसमें गीत लिखे जाने हैं। तो बेशतर तो ये होता था कि उस सूरत हाल के लिहाज से, उस सीन के लिहाज से गीत लिख दिया, मुखड़ा लिख दिया, बैठ गए म्यूजिक डायरेक्टर के साथ, सीटिंग हुई, उसमें उस पर धुन बन गई। तो स्टैंडर्ड जो प्रोसेस था वो ये था कि मुखड़ा पहले आ गया, उसके बाद फिर उसके मुताबिक धुन बन गई, उसके बाद फिर मज़ीद जो बंद लिखने थे उस पर लिख के तैयार हो गया गाना। अब उसमें म्यूज़िक डायरेक्टर भी उस ज़बान से वाकिफ़ था और उसको मालूम था कि ये उर्दू ज़बान में गीत लिखा जा रहा है। उस वक्त सारे लोग जितने भी म्यूज़िक डायरेक्टर्स थे, उनको पता था कि उनकी एक ज़बान है। शायर जो गीत लिख रहा था उसको पता था कि एक ज़बान है, उनके उस ज़बान में गीत लिख रहा है। अब धीरे धीरे ये हुआ कि जैसे जैसे ये लोग चले गए, धीरे 70s तक तो सब ख़त्म हो गए। आखिरी आदमी हमारे जावेद अख्तर थे, अब उनको भी कोई नहीं पूछ रहा है। अब सूरत हाल ये है कि वो म्यूज़िक डायरेक्टर जो है वो खुद गाना लिखता है और वो हुआ जो करना होता है उसको, वो बेमानी सा एक शोर होता है। तो म्यूज़िक के नाम पे भी एक शोर है, मतलब हम जिसे कहते थे मेलोडी, वो मेलोडी जो है वो तकरीबन नापैद है अब। तो एक तो ये कि पूरा माशरा जिस तरह से तरतीब दिया गया है पिछले 20-25 बरसों में, जो जिसकी बुनियाद जो है वो पैसा, आपको कामयाबी हासिल करनी है ज़िंदगी में, आप टेक्नोलॉजी के आ रहे हैं, मैनेजमेंट के हैं, इंजीनियर हैं, प्रोफेशनल्स हैं सारे, तो उनकी तरजीहात जो हैं वो अब ज़िंदगी भी तरजीह नहीं है, सकाफ़त कल्चर भी तरजीह नहीं है,
अक़दार भी तरजीह नहीं है। अब तो ज़िंदगी गुजारी जा रही है कि हमें कुछ हासिल करना है, अच्छा मकान हासिल करना है, अच्छे खाने हासिल करने हैं, अच्छी बीवी हासिल करनी है। तो ज़िंदगी की जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं उनको हासिल करना है। उसके लिए हमें इकनॉमिक एक्टिविटी करनी है, तो उसकी बुनियाद पे हमारा माशरती ज़िंदगी जो है उसकी बुनियाद पर कायम है। उसमें फिर नग़मा और मौसीकी और रक़्स की कैफ़ियत या हाल आने की कैफ़ियत, ये सारी चीज़ें बेमानी हो गई हैं। तो शोर है, सारी हमारी पूरी ज़िंदगी जो है शोर से भरी हुई है। तो उस शोर में मौसीकी भी शोर का एक दूसरी शक्ल है। तो अब मसला ये हो गया है कि ज़बान जो है वो हमारी ज़िंदगी में कहाँ शामिल हो रही है और ज़बान हमें कहाँ मदद दे रही है। इसलिए कि हमें बहुत कुछ कहना नहीं है। लोगों के पास औसत किस्म के जज्बे हैं, औसत किस्म के महसूसात हैं, चंद छोटे मोटे ख़यालात हैं जिनको इजहार की ज़रूरत नहीं है। अब आप मोहब्बत भी करते हैं तो मोहब्बत भी बहुत वाजिबी किस्म की होती है, तो उसके लिए कोई बहुत लंबा चौड़ा प्रेम पत्र लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप इशारों में बात कर सकते हैं, अपना काम निकाल सकते हैं और ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो इस सूरत हाल में ज़बान जो है वो अब एक तरह से उसने पसपाई अख्तियार कर ली है, इसलिए कि आपके पास सिर्फ लफ्ज़ हैं, लफ्ज़ चाहिए आपको, ज़बान नहीं चाहिए। ये बहुत बड़ा फ़र्क है कि हमारे पास लफ्ज़ तो हैं, हम लफ्ज़ से अपना काम चला रहे हैं। और अब जो टेक्नोलॉजी जिस तरह से हमें चैलेंज कर रही है, इंटरनेट है, पूरा सोशल मीडिया है, उसमें तो अब साइन लैंग्वेज की तरफ हम बढ़ रहे हैं। इशारों की ज़बान है, उसमें हो सकता है 20-25 साल के अंदर सिर्फ मैथमेटिकल कोड्स जो हैं वो ज़बान का मुतबादिल बन जाएं। तो ये एक सूरत हाल है। दूसरी सूरत हाल ये है कि हमें हमारे जो हज़रत बैठे हुए हैं, तो एक ज़बान का मसला ये है कि सारी ज़बान की इंडस्ट्री पूरी जो है फ़िल्म की बॉम्बे में है। और बॉम्बे जो है वो एक तरह से मुख्तलिफ़ तरह के, मतलब तमिलनाडु से, बंगाल से, हर तरफ के लोग वहाँ आ रहे हैं। अब सीरियल जो हमारे यहाँ बन रहे हैं उन पे आप नज़र डालिए कि राइटर कौन है, डायलॉग राइटर कौन है, और फिल्मों में गीत लिख रहे हैं वो कौन है। तो आपको कुछ नहीं मालूम होगा कौन लोग लिख रहे हैं ये। तो सारे जो मतलब नॉन राइटर्स जो हैं, जो वो ये सारे काम कर रहे हैं। तो ये जो काम है लिखने का, फिल्म में स्क्रिप्ट राइटिंग का और डायलॉग लिखने का और गाने लिखने का फिल्मों में, ये उसका ताल्लुक़ ज़बान से नहीं है बिल्कुल। उसके एक फंक्शनल एक वोकैबुलरी है, एक काम चलाऊ फरहंग बना ली गई है जो बॉम्बे में पिछले 50-60 साल से बन रही है। वहाँ की अपनी ज़बान, बम्बैया ज़बान जिसे कहते हैं हम, और कुछ अपनी एक डिक्शनरी है फ़िल्म की। उसमें कुछ जुमले हैं, कुछ इस्तेमाल हैं, कुछ फ़िक्रें हैं, वो बहुत दिनों से चले आ रहे हैं। और उसकी बुनियाद पे वो एक डेटा बैंक बन गया है। उसकी बुनियाद पे लोग आते हैं और वो अपने कंप्यूटर में डालते हैं उसको। बहुत से हमारे जो फिल्म के डायलॉग राइटर्स हैं या सॉन्ग राइटर्स हैं, वो उससे आ रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट से आ रहे हैं। रसून जोशी जैसे लोग हैं, जो ये सारे एडवर्टीज़मेंट के लोग हैं, वो कॉपी राइटर्स हैं। उनको पता है कि उनको 5 लाइन्स चाहिए और वो चीज़ें डेटा बैंक में मौजूद हैं। तो उसके लिए किसी ज़बान का सहारा लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सूरत हाल जो है इसमें एक मेरे लिहाज से एक बहुत तशवीशनाक सूरत हाल है। और इसमें अभी हम कुछ नहीं कह सकते कि आइंदा 10-20 साल में ये क्या रुख अख्तियार करेगा। लेकिन इसमें एक और पहलू भी है जिसका जिक्र मैं बाद में। कमाल भाई, आपसे मुखातिब होते हैं कि जो गुफ्तगू हमने अभी सिनेमा के हवाले से की, लगभग यही स्थिति हमारे मीडिया में
ख़ास तौर से जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जिस वक्त हमारा देश आज़ाद हुआ उस वक्त इतना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था, तब केवल प्रिंट मीडिया ही चलता था, और इधर पिछले 20 बरस में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए जो एक ज़बान डेवलप हुई है, उस पे भी यही इल्ज़ामात हैं कि उसमें भी ज़बान का ज़वाल है जो इस्तेमाल हो रही है। जैसा कि अभी फरज साहब ने कहा भी, क्योंकि वहाँ कैसर भाई ने कहा क्योंकि एडिटिंग का वहाँ पे कोई मौका नहीं है, वहाँ आपको सामने लाइव करना है, तो जो मुंह में आ रहा है करस्पॉन्डेंट के, जिस जबान में आ रहा है वो अगर उसको, अच्छा उनका अपना कहना है कि हमें कम्युनिकेट करना, हमारा कोई, हम कोई अदबी अदीब नहीं है, हम किसी यूनिवर्सिटी के कोई स्कॉलर नहीं है, हमें वहाँ पे जबान का कोई वो नहीं करना, हमें ये है कि एक इंसिडेंट हुआ है उसको हमें सामने पेश करना है, जो भी ऑडियंस हमारी देख रही है। तो क्या आप इस बात से सहमत हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में खास तौर से और कुछ हद तक प्रिंट मीडिया में भी जबान जो एक आज से आप 40 साल पुराना आप आर्काइव में देखिए, अखबारात उठा के देखिए, उनकी जबान चाहे वो उर्दू के अखबार हों और चाहे वो हिंदी के अखबार हों, उनमें वो जो जबान थी उसमें आज के जो आप प्रिंट मीडिया की जो जबान है उसमें बहुत फर्क पाते हैं। अंग्रेजी पे ये स्थिति नहीं है, अंग्रेजी ज्यादा मुझे तो लग रहा है इंप्रूव ही हुए होंगे, वहां पे गिरावट नहीं है। तो हिंदी और उर्दू के जो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इस पे भी ये सवाल, क्या आप उससे सहमत हैं कि आ रहा है इसमें जबान पे? नहीं, देखिए ऐसा है कि बात ये नहीं कि एडिटिंग नहीं हो सकती, बहुत सारी ट्रेनिंग वगैरह होती है, लेकिन अभी हम बताते हैं वो कैसे होती है। लेकिन फरहत भाई ने जो कहा उसको हम थोड़ा सप्लीमेंट करना चाहेंगे, चाहे वो टीवी के लिए हो या वो फिर सिनेमा के लिए हो। दरअसल सक्सेस का एक फार्मूला है। आज के वक्त में कोई ख़ुद अपने देखने के लिए पिक्चर नहीं बनाता, ना अपने घर वालों के देखने के लिए बनाता है। वो चाहता है कि जो बनाया है उसका पैसा उसको रिफ़ंड मिले, उसे थोड़ा ज़्यादा मिले। तो ये सीरियल में भी है, ये सिनेमा में भी है और ये टेलीविज़न में भी है। जिसने 500 करोड़ रुपए लगा करके कोई एक न्यूज़ चैनल लॉन्च किया है, तो वो ये तो चाहता ही है कि उसके टीवी की रेटिंग इतनी आए कि उसको बिज़नेस मिले, ताकि उस कंपनी में जो कुछ हज़ार लोग काम कर रहे हैं वो भी ज़िंदा रहें और उसका चैनल भी ज़िंदा रहे। लेकिन अभी भी जैसे एक बात जो ये कही जाती है कि जो लोकप्रिय भाषा है उसका इस्तेमाल होना चाहिए। ये तो ठीक है कि वो ज़बान इस्तेमाल होनी चाहिए जिसको लोग समझें, लेकिन हिंदुस्तान की जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर फ़िल्मों में से एक है मुग़ल आज़म, वो लोकप्रिय भाषा की फ़िल्म नहीं है। महाभारत सीरियल जिस ज़माने में आप लोगों को याद होगा जब आता था हिंदुस्तान में, तो सड़कें खाली हो जाती थीं, कोई ट्रैफिक नहीं होता था, और ये वो महाभारत सीरियल था जिसमें तात और भ्राता और इस तरह के शब्द इस्तेमाल होते थे। अगर आप कैरेक्टर के लिहाज से ज़बान इस्तेमाल करेंगे, अगर आप मौके के लिहाज से ज़बान इस्तेमाल करेंगे, अब आप ज़िल्ले इलाही अकबर से कोई संस्कृत थोड़ी बुलवा सकते हैं, ज़रूर उसको लोग पसंद करेंगे। लेकिन चाहे सिनेमा हो या फिर वो टीवी हो, एक सक्सेस का फार्मूला है, चाहे वो सीरियल्स हों। वो हर हफ्ते एक टीआरपी आती है। आपको पता है कि मुझे बताया गया कि जितने भी धार्मिक चैनल हैं उनमें हर हफ्ते देखा जाता है कि उस हफ्ते किस भगवान की टीआरपी ज़्यादा आई, वो भगवान दिखाए जाते हैं। जिस भगवान की टीआरपी कम आती उसको नहीं दिखाया जाता। मुझे नहीं पता, आपके जज्बात को ठेस ना लगे, लेकिन काली जी की टीआरपी बहुत ज़्यादा आती है, रामचंद्र जी की कम आती है। क्यों आती है ये व्यूअर्स को आइडिया होगा। ये हम इसलिए बता रहे हैं कि हम उसके एक्सपर्ट हैं टीआरपी के, और हर सेकंड मॉनिटर होता है कि कितनी देर किसको टेलीविज़न में लोग देखते हैं। तो जब सब कुछ बिज़नेस है तो बिज़नेस के लिहाज से तय होता है। हमारे बहुत सारे दोस्त बॉम्बे में सीरियल राइटिंग में हैं, पिक्चर में और सीरियल्स की स्क्रिप्ट राइटिंग में। हमारे एक दोस्त लिख रहे थे, एक फ़िल्म लिख रहे थे जोधा अकबर, एकता कपूर की। तो एकता कपूर उनको रोज़ाना कुछ इतिहास बताती थी कि ये लिखना है, तो वो रोज़ लिखते थे। एक दिन उन्होंने हमसे बताया कि एकता कपूर ने हमें बुलाया, कहा कि देखो ऐसा इसकी टीआरपी कुछ बढ़ानी है, आज तुम ये लिखो कि जोधाबाई को एक जिन जो है वो अगवा कर ले गया। अकबर गए अपनी फ़ौज लेके और जिन से बहुत ज़बरदस्त लड़ाई हुई और जिन के ऊपर फतेह हासिल करके वो जोधाबाई को वापस लाए। तो जो हमारे दोस्त थे वो एकदम पागल हो गए। उन्होंने कहा कि मैडम ये तो दुनिया के किसी भी इतिहास में नहीं है, जो तोड़ मरोड़ के लिखा गया उस तारीख़ में भी नहीं है, तो
तो ये लोग सोचेंगे मैं पागल हूँ क्या, हम लोग ऐसा लिख रहे हैं। तो एकता कपूर ने उनसे कहा कि तुम उस वक्त थे जब अकबर का ज़माना था? तो उन्होंने कहा नहीं मैं तो नहीं था मैडम। तो कहने लगे देखने वाले थे उस टाइम? तो उन्होंने कहा नहीं मैडम देखने वाले भी नहीं थे। तो उन्होंने कहा जो मैं कह रही हूँ यही तारीख़ है, इसी को लिखो। और वो जब एपिसोड आया जिसमें जोधाबाई को अकबर एक जिन अगवा कर ले गया और अकबर गए जिन से लड़ाई करने, जोधा अकबर के सीरियल के जितने एपिसोड्स थे उनमें सबसे ज़्यादा टीआरपी उसकी आई। तो टीआरपी आने से बिजनेस मिलता है। तो जो सिनेमा है और जो सीरियल हैं और जो टेलीविज़न है वो सक्सेस का एक फार्मूला है। ऐसा नहीं है कि वो अनपढ़ लोग हैं या वो ज़बान नहीं जानते या वो बहुत जाहिल लोग हैं। 500 करोड़ रुपए लगा के किसी ने चैनल खोला है, उसके पास हिंदुस्तान के सबसे प्रोफेशनल और सबसे अच्छे माइंड्स हैं। वो ये देखते हैं कि पब्लिक क्या देख रही है। एक न्यूज़ चैनल में हम बताएं, ये नाम लेना खैर किसी का भी मुनासिब नहीं है, उनके यहाँ ये कहा जाता था कि डी राजा को नहीं बुलाना है, AB वर्धन को नहीं बुलाना है क्योंकि हमें गुड लुकिंग लोग ले आओ। शाम को वो कहते थे बॉम्बे से लड़कियों कहते थे बिम्बेट्स ले आओ, वहाँ के ब्यूरो चीफ को बोलते थे। उनका कहना था कि गुड लुकिंग लोगों की टीआरपी आती है। तो ये जो बाज़ार की मजबूरी है, जब बाज़ार सब कुछ तय करता है तो उस बाज़ार में एक फार्मूला होता है सक्सेस का जिसके ज़रिए वो इस्तेमाल करते हैं। अब उस सक्सेस के फार्मूले में हो सकता है कि ज़बान उतनी मैटर ना करती हो जितनी तस्वीर करती हैं। कई बार जो मल्टीप्लेक्सेस के लिए फ़िल्में बनाई जाती हैं उनमें इतने खूबसूरत सीन होते हैं, जैसे अभी इसकी क्या नाम है, रेशमिया, हिमेश रेशमिया की फिल्म आई तेरा सुरूर। टेलीविज़न चैनल्स ने उसको जो वो दी है रेटिंग, वो 1 दी है, किसी ने आधी दी है। हमारे एक दोस्त ने बताया कि आयरलैंड की इतनी खूबसूरत शूटिंग है, कुछ कहने की बात नहीं। तो हमने उनसे कहा कि हम इसका ऑडियो बंद करके देखेंगे। तो अब वो हो सकता है कि वो तस्वीरों के ज़रिए अपने माल को बेचना चाहते होंगे, जहाँ पे ज़बान बहुत मैटर नहीं करती है। लेकिन सिनेमा में भी, टीवी में भी एक दौर होता है अलग अलग चीज़ का। तो ये नाउम्मीद नहीं होना चाहिए कि अच्छी ज़बान वापस नहीं आएगी या कंटेंट वापस नहीं आएगा। जैसे टेलीविज़न चैनल्स में 4-5 साल पहले भूत की टीआरपी बहुत आती थी, आजकल भूत की टीआरपी नहीं आती है। आजकल न्यूज़ की टीआरपी आती है, आजकल डॉक्यूमेंट्रीज़ की टीआरपी आती है। तो हिंदुस्तान के तमाम चैनल हार्ड न्यूज़ दिखाते हैं, बहुत सारे। हिंदी के जो चैनल हैं कई बार थोड़ा सा उसको मसाला वसाला लगा के चटपटा बना के दिखाते हैं। जहाँ तक ज़बान की बात आप कह रहे थे, देखिए जो इंग्लिश चैनल हैं, ख़ास करके अब मैं अपने NDTV के लिए बता सकता हूँ आपको, रोज़ाना प्रणॉय रॉय का एक मेल आता है, टुडेज़ बैंड फ्रेजेस, टुडेज़ बैंड वर्ड्स। एक बार हमारे एक कोलीग जो लखनऊ में रिपोर्टर थे, उन्होंने अपने कुछ OB कर रहे थे और उन्होंने स्टेज पे कुछ लोग बैठे थे जिसको आम ज़बान में डायस बोलते हैं, तो उन्होंने डायस कह दिया और डॉक्टर रॉय के एक अंग्रेज़ दोस्त ने उसको देख लिया और उन्होंने उनको मेल किया और फोनेटिक साउंड के लिए उन्होंने उसको ब्रेक कर करके दिखाया कि डायस नहीं डेज बोलते हैं और आपके रिपोर्टर ने गलत प्रोनाउंसिएशन किया। ये हम एक प्रिंट आउट निकाल के लाए थे। देखिए ये पिछले 1 महीने का बैंड फ्रेजेस हैं, ज़बान पे कितना ज़्यादा ख्याल किया जाता है। इसलिए इसमें लिखा हुआ है कि ट्रैफिक वोज़ नहीं लिखना है, ट्रैफिक प्रॉब्लम्स और ट्रैफिक जाम्स लिखना है, एपेक्स कोर्ट नहीं लिखना है, टॉप कोर्ट सुप्रीम कोर्ट लिखना है, बीफ्ड अप नहीं लिखना है, इंक्रीज लिखना है, कॉस्ट द स्टेट एक्सचेकर नहीं लिखना है, कॉस्ट द गवर्नमेंट लिखना है, क्राई फाउल नहीं लिखना है, डिसीज़ नहीं लिखना है, डेड लिखना है, डायस्पोरा नहीं लिखना है, इंडियन एक्सपैट्रिएट्स लिखना है, डाउन शटर्स नहीं लिखना है, शट या क्लोज लिखना है। एक एक लफ्ज़ लिख के आता है कि कैसी ज़बान इस्तेमाल करनी चाहिए, कैसे मॉनिटरिंग होती है। ये इंग्लिश चैनल जो एक नेशनल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से इंग्लिश चैनल चलते हैं उनमें होता है। हिंदी के लोग कुछ ज़्यादा कंपटीशन में हैं, उनकी व्यूअरशिप अलग है।
वहाँ पे मारकाट थोड़ी दूसरे तरह की है। पहले हिंदी अखबारों में भी होता था और हिंदी चैनल्स में भी होता था, एक स्टाइल बुक होती थी, वो स्टाइल बुक सबको दी जाती थी और हमें बताया जाता था या हम लोगों को बताते थे कि ज़बान ऐसी होनी चाहिए जो थर्मोकोल को आप पानी में रखें तो वो तैर जाता है, उस तरह से बह जाती हो। ऐसी नहीं होनी चाहिए कि किसी कंकड़ के ऊपर बैलगाड़ी चल रही है। ज़बान टेलीविज़न में सोने या प्लैटिनम के लिए इस्तेमाल की तरह इस्तेमाल करो, बहुत कम अल्फाज, क्योंकि बाकी चीज़ें आपकी तस्वीरें बोल रही हैं, वो ज़बान इस्तेमाल कीजिए और बिल्कुल आम फहम ज़बान इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि कम्युनिकेशन का मीडियम है, जो आप बोलते हैं वो दूसरों को समझ में आना चाहिए। तो ऐसी ज़बान इस्तेमाल कीजिए जो दूसरों को समझ में आती हो। तो हमें बताया जाता था कि भी जो मुश्किल अल्फाज हैं, जो हम अगर बुज़ुर्ग कहते हैं तो हम वृद्ध के बजाय बुज़ुर्ग कहें, वृद्धा के बजाय भी अगर कोई बुज़ुर्ग औरत कहें तो जो अस्पताल को अस्पताल कहें या स्टेशन को स्टेशन ही कहें, इस तरह की चीज़ें होती थी। लेकिन ये जो मारकाट है न्यूज़ की सबसे पहले दिखा देने की, उसकी वजह से ज़बान ख़राब हुई है। कुछ साल पहले की बात है, एक चैनल के रिपोर्टर थे लखनऊ में, उनको किसी ने कहा कि लखनऊ की तहज़ीब के ज़वाल के ऊपर एक रिपोर्ट बनाइए। तो उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई और रूमी गेट से तांगे में बैठ के आ रहे थे और पीस टू कैमरा करने के लिए वो कैमरा लगा हुआ था रूमी गेट के बाहर। तो वो जो पीस टू कैमरा कर रहे थे, तो हमने देखा कि उन्होंने आखिर में कहा कि वैसे तो लखनऊ की तहजीब बहुत पुरानी है और बहुत पुराने लोग यहाँ रहते हैं, लेकिन बाहर से आए हुए लोगों ने लखनऊ की तहजीब का जनाजा निकाल दिया है। तो है क्या कि बहुत सारे हिस्से हिंदुस्तान में अभी ऐसे हैं जहाँ पे उनको फोनेटिक साउंड के हिसाब से पता ही नहीं है कि उनको ये नहीं मालूम है कि जा का साउंड क्या होता है, जे का क्या है, जेड का क्या है। तो वो उसी तरह की ज़बान इस्तेमाल करते हैं, उनकी कोई मॉनिटरिंग नहीं है न्यूज़ की आपाधापी में, जिसकी वजह से ये ज़बान का लेवल जो है वो गिर रहा है टेलीविज़न में भी और तमाम सिनेमा वगैरह में। बहुत शुक्रिया कमाल भाई। जैसे अभी आपने बताया कि जो अंग्रेजी चैनल्स के बारे में कि वहाँ पे एक बाकायदा एक विप्स टाइप के जारी होते रहते हैं कि भाई आपको ये लफ्ज़ इस्तेमाल करने, ये नहीं करने हैं, तो क्या आप अपनी टीआरपी को भी ना उसका नुकसान ना करते हुए, क्योंकि भाई ऑडियंस है वो आपकी टीआरपी इससे बढ़ेगी कि कोई सनसनीखेज खबर दिखा दी जाए, कोई एक ऐसा मतलब थ्रिलर कोई चीज़ आ जाए, वो जैसे आपने बताया कि भूत वगैरह, लेकिन वो सब दिखाते हुए भी जो हमारी जो ज़बान है, जो हमारे उसका व्याकरण है, उसको हम क्या परिष्कृत नहीं रख सकते हैं? क्या इस तरह की कोई कोशिशें नहीं की जा सकती हैं? खासतौर से जो उर्दू ज़बान और बहुत सारे करस्पॉन्डेंट्स आप देखिए, आप खुद देखते होंगे कि वो तलफ़ुज़ इतने ख़राब होते हैं, उनके उच्चारण तलफ़ुज़ इतने ख़राब होते हैं, उनके उच्चारण जो हैं कि न्यूज़ आप सुन रहे हैं तो आपका मतलब न्यूज़ पे ध्यान नहीं जाता कि उनका वो जो बोल रहे हैं उस पे ध्यान जाता है। तो क्या इस पे कोई कोशिशें नहीं की जा सकती हैं कि इसको सुधारा जाए, या आप इससे मुत्तफिक हैं कि नहीं कि ये चीज़ें हैं खराबियां? अब प्रिंट मीडिया में देखिए, नाम नहीं लेना चाहिए, बहुत नामचीन अखबार पहले पेज पे इतनी गलतियां व्याकरण की, स्पेलिंग की होती हैं, तो इससे क्या है कि जो आप अब जैसे आप कह रहे हैं ना कि जो बाजार है, बाजार की लूट खसोट मची हुई है कि अब जो बिकेगा माल वो बेचा जाएगा, वही दिखाया जाएगा, तो जो आम आदमी हमारा जो जनता है वो क्या उसकी जबान इतनी खराब हो गई कि उसको आप खराब ही चीजें या बुरी ही जबान में देंगे तब वो आपकी टीआरपी बढ़ेगी? क्या वही सनसनीखेज, वही थ्रिलर, वही नकली, वही चीजें जबान को संभालते हुए नहीं दी जा सकती हैं? नहीं, देखिए, इसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए और ट्रेनिंग के लिए लोग होने चाहिए जो ट्रेनिंग दे सकें ज़बान की। हमारे एक कोलीग ने जो दिल्ली में काम करते हैं, उन्होंने बताया कि जब मैं जेएनयू में पढ़ने के लिए आया तब मुझे पता चला, बिहार के थे वो हैं, तो उन्होंने कहा जब मैं जेएनयू में पढ़ने के लिए आया तब मुझे पहली बार पता चला कि जे और जेड का साउंड अलग होता है, क्योंकि मैंने बीए तक जो पढ़ाई की बिहार के अपने ज़िले के कस्बे के कॉलेज में,
वहाँ हमारे टीचर भी जा ही बोलते थे, हमारे पिताजी भी जा बोलते थे, माताजी भी बोलती थी, हमारे दोस्त भी जा बोलते थे। उनको पता ही नहीं था कि जेड का भी साउंड होता है। तो ज़रूरत ये है कि, लेकिन वो जब जेएनयू में आए तो उन्होंने कुछ और लोगों को देखा होगा कि जो जा बोलता है। हम तो हिंदी के आदमी नहीं, हम तो रशियन के आदमी, मैं रशियन इंटरप्रेटर था, ये तो गलती से आ गए इस उसमें। वहाँ एक साउंड होता है जा का, वो सिखाया जाता था यूख यूशीख, इसको कहते हैं, इसका मतलब वो झिंगुर बोलते हैं। तो ज़बान तोड़ने के लिए अरबिक में बहुत सारे साउंड होते हैं जो तालू से बोले जाते हैं, अरबिक में जो हलक से बोले जाते हैं। फ्रेंच में सॉफ्ट और हार्ड वॉवल्स होते हैं, जर्मन में इस तरह का होता है, रशियन में कुछ साउंड्स होते हैं। उनको पता ही नहीं कि ये तलफ़ुज़, कौन सा तलफ़ुज़ सही है और कौन सा गलत है। जब तक आप इसकी ट्रेनिंग नहीं देंगे, क्योंकि हम आपको उनका मजाक उड़ाने के लिए नहीं, हम ये बताने के लिए कर रहे थे कि एक साहब जिनको लखनऊ की तहजीब के ज़वाल के बारे में लोगों ने बताया, वो उससे फ़िक्रमंद हुए, उन्होंने सोचा इसके ऊपर रिपोर्ट बनानी है, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि वो जो बोल रहे हैं कि कुछ बाहर के आए हुए लोगों ने लखनऊ की तहजीब का जनाजा निकाल दिया है, ये सही है या गलत है, ये उनका कसूर नहीं है। उनके इंटेंशंस अच्छे थे, वो चाहते थे हम बनाएं, लेकिन अगर कोई उनको ट्रेनिंग देगा तो वो ज़रूर सीखेंगे कि अच्छी ज़बान क्या है और बुरी ज़बान क्या है। अब मिसाल के लिए, जैसे अब हम स्क्रिप्ट लिखते हैं तो अब हम अपनी तरफ से नहीं कहना चाहते, लेकिन हमें लगता है लोग कहते हैं कि आप अच्छी स्क्रिप्ट लिखते हैं। उसको जो हिंदी का पाठक वर्ग है उसको पहुंचाने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है। अगर टीआरपी किन चीज़ों की आती है, देखिए टीआरपी आती है एक तो जो सास बहू और साजिश, सास बहू और बेटियां टाइप सीरियल के ऊपर प्रोग्राम दिखाए जाते हैं न्यूज़ चैनल में। टीआरपी आती है क्राइम के बुलेटिन्स को जो रिकंस्ट्रक्शन करके दिखाया जाता है, उनकी टीआरपी आती है। टीआरपी आती है डरे हुए लोग अपना भविष्य जानना चाहते हैं, वो तरह तरह की मोतियों की माला और तरह तरह के टैरो कार्ड रीडर और उनको ब्रोकेट की बड़ी बड़ी कपड़े चोगे पहना के बिठाया जाता है। एक बाबा जी आते हैं, उनकी दाढ़ी आधी काली है आधी सफ़ेद है, जब वो बताते हैं कि आप चांदनी रात में या पीपल के नीचे कटोरे में दूध रख दो, ये हो जाएगा वो हो जाए, तो वो डरा हुआ आदमी अपने भविष्य को सुधारने के लिए उसको देता है। उन चीज़ों की टीआरपी आती है। हम एनडीटीवी के तौर पे उसमें से कोई भी चीज़ नहीं दिखाते, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हार्ड न्यूज़ को दिखाएं, लेकिन हिंदी में एटलीस्ट हम कोशिश करते हैं कि अगर कोई चीज़ व्यंग के ज़रिए लोगों तक पहुंचाई जा सकती है तो आपकी के शागिर्द होने के नाते उसको सरकास्टिक ढंग से, उसको व्यंग, उसको टंग इन चीक स्टाइल में जिसको लिखना कहते हैं, वो एक्सपेरिमेंट करते हैं कि लोग उसको पढ़ देख के उनको दिलचस्पी आए और टेलीविज़न के सामने बैठे रहें बिना कोई गलत काम किए हुए। दूसरा क्या है, देखिए टीआरपी का चक्कर क्या है, पूरी दुनिया में टैबलॉयड न्यूज़पेपर और टैबलॉयड टेलीविज़न सबसे ज़्यादा देखा जाता है। लंदन में सन और जो लंदन टाइम्स है और जो रुपर्ट मर्डॉक का सन है, उसके रोज़ाना के सर्कुलेशन में, दोनों अखबार के, एक टैबलॉयड एक हार्ड न्यूज़पेपर के सर्कुलेशन में रोज़ाना 18 लाख कॉपी का अंतर है। ये लंदन जैसी सिविलाइज्ड सोसाइटी में एक टैबलॉयड एक हार्ड न्यूज़ के न्यूज़पेपर में 18 लाख सर्कुलेशन का फ़र्क है। ऐसा नहीं है कि कोई हमारे यहाँ लोग बहुत बुरे हैं इसलिए कोई बुरी चीज़ें देख रहे हैं और बुरा टेलीविज़न देख रहे हैं इसीलिए लोग बुरी चीज़ें दिखा रहे हैं। टैबलॉयड तो 1867 में पहली बार छपना शुरू हुआ था, तब से टैबलॉयड चल रहा है। अमेरिका में फॉक्स न्यूज़, CNN और BBC से कई गुना ज़्यादा देखी जाती है। उसमें एक शो होता है, बिल ओरेली एक उनके होस्ट हैं, वो एक प्रोग्राम करते हैं द ओरेली फैक्टर। अगर आप सुनिए, वो चिल्ला रहे होंगे, दिस इज अनडाइल्यूटेड बुलशिट, यू आर ब्लडी, दिस इज ब्लडी शिट, यू आर ए लायर, जोर जोर से चीख रहे होंगे। हिंदुस्तान में कुछ लोग बिल ओरेली के द ओरेली फैक्टर जो है उसकी कॉपी करते हैं। कुछ चैनल आग निकालते हैं स्क्रीन के ऊपर उसको और गर्म बनाने के लिए डिबेट को, उनको लगता है चिल्लाने से उतनी गर्म नहीं होगी तो विजुअल इफेक्ट देते हैं गर्मी का। पाकिस्तान से आते हैं आर्मी के बड़े बड़े लोग, ब्रिगेडियर,
उनको $500 एक दिन पेमेंट होता है, उनके दुबई में अकाउंट खुले हैं, वो उनको ट्रांसफ़र होता है, क्योंकि वो पाकिस्तानी आर्मी को, ISI को, लोगों को गाली दे रहे हैं, वो गाली सुनने के लिए बिठाए गए हैं और दुबई में पैसा लेते हैं। क्योंकि हिंदुस्तान के आदमी का जो देशभक्ति का एक अलग तरह का वो है, आम आदमी का, उसको लगता है अरे वाह क्या एंकर है, देखो पाकिस्तानी ब्रिगेडियर को क्या झाड़ा, और कह रहा है सिर कलम करके ले आएंगे, वहाँ से जाएंगे, उन्होंने एक फ़ौजी को काटा, हम 10 फ़ौजी के सिर काट देंगे। वो पैसा लेके बोलते हैं, वहाँ पे डांट खाने के लिए बैठते हैं टेलीविज़न चैनल में। तो है क्या कि ये जो TRP का फंडा है, हमारे एक दोस्त जिनको हमारे साथ एक नेशनल अवार्ड मिला दिल्ली में, उस प्रोग्राम में हम भी थे, वो भी थे, उन्होंने अवार्ड लेने के बाद हमसे कहा कि कमाल तुमको पता है कि उनको करंट अफेयर शो के लिए प्रोग्राम मिला। उन्होंने कहा कि कमाल तुम्हें पता है मेरा शो सबसे ज़्यादा कब देखा गया, मैंने इसके TRP का 1 घंटे के प्रोग्राम की 1-1 सेकंड को मॉनिटर किया। हमने कहा कब देखा गया, उन्होंने कहा न्यूज़ ब्रेक में, जब एडवर्टीजमेंट आ रहा था, उसको हिंदुस्तान के जूरीज ने बेस्ट करंट अफेयर शो का अवार्ड दिया, जो हिंदुस्तान की जनता ने एड ब्रेक में देखा, जब किसी लॉन्जरीज के ऐड आ रहे थे, या जब कोई खूबसूरत दिखने वाली मॉडल टेलीविज़न चैनल में दिखाई दे रही थी। तो ये किसकी गलती है? दरअसल ये आम आदमी जो है वो सनसनीखेज चीज़ें देखना। आप कुछ चैनल्स हैं, आप देखिए, उसमें बाकायदा शो आते हैं, कोई फिनलैंड में कोई कार जा रही थी, एक बाइक वाला आ गया और वो उसको टक्कर मारा, वो उछल के 10 फीट दूर एक स्विमिंग पूल में गिर गया, स्विमिंग पूल से वो तैर के निकला, बाहर किसी गाड़ी से लड़ गया। तो जो अचंभित कर देने वाली चीज़ें हैं, जो घबराए हुए डरे हुए आदमी को, धर्म का एक प्रोग्राम आता है एक चैनल में, हमारी वाइफ ने अपने चैनल के लिए एक धर्म का एक प्रोग्राम बनाया। गुजरात से उनके पास फ़ोन आ रहे थे, अहमदाबाद से फ़ोन आ रहे थे, ये मंदिर कहाँ है? वो तो कह रही थी हमको खुद ही नहीं पता कहाँ है, लेकिन वो कह रहे थे धर्म पे कुछ बना दो। तो हमने लोगों से पूछा, ढूंढा ढांढा, कहीं एक हमने जाके उसको बना दिया कि लोग देखेंगे। तो जो धर्म है, जो अंधविश्वास है, जो भविष्य है, जो सिनेमा है, इस तरह की चीज़ों की TRP बहुत आती है। हम अफोर्ड करते हैं उन चीज़ों को नहीं दिखाना, इसलिए क्योंकि NDTV का जो इंग्लिश चैनल है वो US में और ऑस्ट्रेलिया में उसकी प्लेसमेंट की फ़ीस बहुत है, तो हम वहाँ से पैसा पैदा करते हैं, तो यहाँ घाटा उठाना अफोर्ड करते हैं, नहीं तो हम भी बंद हो जाएंगे। क्योंकि जब हम अगर हम मराठवाड़ा की, जब हम अगर विदर्भ की किसानों की खुदकुशी की खबर दिखा रहे हो, और अगर हम बुंदेलखंड में किसानों की खुदकुशी की खबर दिखा रहे हो, और अगर आप उस टाइम राखी सावंत और मिक्का के किस करने की न्यूज़ देख रहे होंगे और हमारी न्यूज़ नहीं देखेंगे, तो ना उस किसान के लिए आप का कोई योगदान होगा, ना उस चैनल के लिए जो हार्ड न्यूज़ दिखाना चाहता है। एक ब्रिगेडियर साहब थे, सुनीता आयरन, हम लोगों की दोस्त हैं, हिंदुस्तान टाइम्स की एडिटर हैं, उनके फार्म हाउस पे एक कोई खाना था दोपहर में, तो वो हमें बाकायदा आवाज़ निकाल के मुंह से बता रहे थे कि मिक्का ने राखी सावंत को कैसे किस किया, और टीवी वालों को गाली दे रहे थे, न्यूज़ चैनल्स को, क्योंकि हम सबसे बड़े हेट सिंबल हैं आजकल। आप कोई भी सोशल गैदरिंग में चले जाइए, बहुत मॉरल हाई ग्राउंड लेके वो गाली बक रहा होगा न्यूज़ चैनल को, ये फैशन है, इसलिए गाली बकते हैं। वो बाकायदा आवाज़ निकाल के मुंह से बता रहे थे कि कैसे किस किया, उस गोल गोल मुंह करके चुम्मा लेके बता रहे थे ऐसे किस किया। हमने उनसे कहा कि आप तो बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के आदमी लगते हैं, आस्था चैनल, संस्कार चैनल, ये सब बाबा लोग आ रहे हैं, पीस चैनल, आप उसको क्यों नहीं देखते हैं? जेनिथ रेडियो कॉरपोरेशन ने 1961 में रिमोट का आविष्कार इसीलिए किया था, ईजाद किया था रिमोट को, कि अगर आपको वो किस करना इतना गंदा लग रहा है तो आप मत देखिए। आप वो हर चीज़ जिसको गाली देते हैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर के, वो हर प्रोग्राम को जहाँ से शुरू होता है वहाँ से लेके जहाँ तक ख़त्म होता है, उसके बाद भी सोचते हैं कि कहीं कुछ और आ जाए, उसको देखते रहते हैं, और उसके बाद पब्लिक प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर टीवी वालों को गाली देते हैं। भाई अच्छी चीज़ टीवी वाला कैसे दिखाएगा? बात हम ख़त्म कर देंगे, लंबी हो रही है। एक छोटा सा आपको मिसाल दे दें, रजत शर्मा ने जब इंडिया टीवी लॉन्च किया, बहुत अच्छे एंकर्स रखे, तरुण तेजपाल एक एक्सपोजे का प्रोग्राम के लिए थे, उनकी एक ऋचा शर्मा है एक लड़की, उसको बनाया था तमाम ये जो सब्जियों में रंग के बेचते हैं इस तरह के ऊपर, और तमाम तरह के जो कंज्यूमर्स के मामले हैं उनके ऊपर एक प्रोग्राम होता था। ख़ुद वो आपकी अदालत करते थे,
और हर 100 किलोमीटर की दूरी पे एक स्टिंगर रखा गया कि हर 100 किलोमीटर की खबर हम दिखाएंगे। 1.5 साल उन्होंने न्यूज़ चैनल चलाया। टीआरपी आती थी कितनी? 1%, 2%, 1.5%, 2.5%। जब उस चैनल के बंद होने की नौबत आ गई तो उन्होंने जितने भी अपने सारे करियर में कोई ज़मीनें वमीनें खरीद रखी थी इधर उधर, वो बेच बेच के अपने एम्प्लॉयज़ को तनख्वाह दी। तब तक आज तक इस फील्ड में आ गया था जो बिना ड्राइवर के कार चलाने वाले को दिखाने लगे थे, घड़ियाल का रूट कैनाल दिखाने लगे थे, इस तरह की तमाम चीज़ें उन्होंने दिखाना शुरू कर दिया था। तो उनको लगा कि अगर एक लेवल प्लेइंग ग्राउंड नहीं है न्यूज़ में, अगर हम न्यूज़ कुछ और करते हैं, आप उस न्यूज़ को कुछ और बनाते हैं, तो उन्होंने भी उसको शुरू कर दिया। उनकी ज़बरदस्त टीआरपी आने लगी। आजकल वो उसके बाद वो नंबर 1 बहुत ज़माने तक वो चैनल रहा। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि जितने टीवी के लोग तो ज़िम्मेदार हैं ही, हम उसके लिए बहुत बड़े पैमाने पे ज़िम्मेदार हैं, लेकिन ये वो लोग भी ज़िम्मेदार हैं जो टीवी को गाली देते हैं, लेकिन मिक्का ने कैसे किस किया वो शुरू से आखिर तक देखते हैं, उसके बाद गाली देते हैं। उस दिन जो हम विदर्भ की आत्महत्या दिखा रहे होते हैं तो फौरन चैनल स्विच कर देते हैं। उनको लगता है ये रोता हुआ किसान कौन देखता है। बहुत बहुत शुक्रिया कमाल भाई। वाकई खैर ये बात भी हकीकत है, सच्चाई है कि किसी एक इदारे को या किसी एक शख्स को इसके लिए ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन आप फ़रज साहब और कमाल साहब, आप इस बात से तो सहमत होंगे कि वाकई ज़वाल है ज़बान में और इसकी तरफ हमें तवज्जो देने की बहुत ज़रूरत है। मीडिया की भी, जैसे इन्होंने कहा कि इनकी भी ज़िम्मेदारी है। हम लोगों को चाहिए कि जो करस्पॉन्डेंट्स वगैरह आते हैं उनका पहले कायदे से ज़बान वगैरह का टेस्ट लेके, जैसा आपको रखा गया था वैसे ही रखा जाए। आप जैसे लोग और आ जाने चाहिए। तो बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत शुक्रिया फ़रज साहब, आपका शुक्रिया, आप आए और उन्होंने आपने बहुत मानी खेज़ हमें जानकारियाँ दी।